नमस्कार दोस्तों। एक लंबा अरसा बीत गया आपसे बात किए बिना। आज 27 मई कोरोना काल चल रहा है। कोविड-19 की वजह से हम सब लोग घरों में कैद हैं। कोविड की दूसरी लहर है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इस देश के अंदर मौजूदा हालात के अंदर नेहरू जी का व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से गढ़ा गया है, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो उनके बारे में क्या क्या कहते होंगे, या जो राजनीतिक हालात इस देश के अंदर है, नेहरू के बारे में जितना झूठ आजकल व्हाट्सएप पर फैलाया जा रहा है हम सोच भी नहीं सकते। तो सोचा क्यों ना आज नेहरू जी के बारे में कुछ बातें कर ली जाए। कौन थे नेहरू और क्यों आज भी इतने महत्वपूर्ण है। एक आदमी जिसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, लंदन के अंदर पढ़ा लिखा था। उसका बचपन काफी समय तक 7-8 साल तक उसने अपनी शिक्षा लंदन के, इंग्लैंड के बड़े बड़े शहरों में की थी। वो आदमी आजादी के आंदोलन में क्यों कूदा? क्या उसे कोई आवश्यकता थी? और फिर उसने 10 साल इस देश के लिए जेलों में बिता दिए। अहमदनगर के किले के अंदर उनकी लिखी किताबों को आप पढ़िए, जो उन्होंने भारत की खोज को लिखा है, पढ़िए, आपको पता चलेगा कि नेहरू कौन थे। मगर हमने तो पढ़ा ही व्हाट्सएप पर लिखा ज्ञान है। नेहरू के जो व्यक्तित्व का सबसे अच्छा हिस्सा, हम आजादी के बाद की बात करें तो मुझे लगता है कि नेहरू के अंदर और कुछ हो ना हो, विपरीत विचार को स्वीकार करने की काबिलियत नेहरू के अंदर थी। नेहरू जब आजाद भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो मंत्रिमंडल का गठन किया, चाहते तो वो अपने यस मैन को रख सकते थे, सबको सब जो सिर्फ उनकी ही माने। मगर एक सवाल अक्सर हमने पढ़ा था कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और वो शायद कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे थे और नेहरू के आलोचक भी थे, मगर नेहरू ने उन्हें अपने साथ रखा। दक्षिणपंथी विचारधारा के अग्रज पुरुष, जिनके नाम पर आज बीजेपी पार्टी अपनी रणनीति को चलाती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल थे और उन्हें कश्मीर मामलों का मंत्री बनाया गया था। सोचिए नेहरू को क्या जरूरत थी। जब पहले वो आम चुनाव के बाद आचार्य नरेंद्र देव चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू कहते हैं कि ये बड़ा ही गलत हुआ। ऐसे विचार के लोगों को तो संसद में होना चाहिए था। नेहरू ने कभी भी अपनी आलोचना को सिरे से खारिज नहीं किया, वो स्वीकार करने वाले व्यक्ति थे। मुझे एक किस्सा याद आता है कि नेहरू जी के जन्मदिन पर अक्सर ना काव्य गोष्ठियां होती थी। तो डॉक्टर कुमार विश्वास कहीं ये किस्सा बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक बार नेहरू जी के जन्मदिन के लिए इंदिरा जी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को आमंत्रित करने उनके घर पर गई कि कल पिताजी का जन्मदिन है और आप आ जाना। पर अचानक ही वहां पर सौभाग्य से या मतलब संयोगवश नागार्जुन भी आए हुए थे। तो उन्होंने नागार्जुन को भी कह दिया कि कल पिताजी का जन्मदिन है, आप भी आ जाना। मगर नागार्जुन ने कहा नहीं, तुम्हारे पिता मेरी कविता को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि नागार्जुन भी उस समय पूरे अपने यौवन के शबाब पर थे और आप उनके स्वभाव को जानते हैं। मगर इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं, आप आ जाना, सब सुनेंगे। उस आदमी ने, आप सोचना कि वो आदमी कितने बड़े कद का रहा होगा नेहरू, जो उस देश के अंदर उस समय जो कह देता वो कानून था। उस आदमी के सामने एक नौजवान कवि एक सुना रहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, और फिर भी देखो झुक झुक कर गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। और इतना कहने के बाद भी नागार्जुन पर कोई केस नहीं लगा, कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा, कोई देशद्रोह की धारा नहीं लगी। और आज की राजनीति के अंदर चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब हम स्वीकार नहीं करते अपने विरोधी को देशद्रोही कहना। आज इस देश के अंदर आम बात है। नेहरू से हम ये सीख सकते हैं। नेहरू उस समय हम देख सकते हैं कि उनके पास एक विजन था। जो लोग इतिहास को जानते हैं, आप एक इतिहास का एक अवलोकन करना कि जो 1940 से लेकर 1960 के बीच जितने भी देश आजाद हुए या जिनके अंदर क्रांतियां आई, जो उपनिवेशवाद से उभरे, उनके अंदर जो लोग शासक बने और जिन्होंने 5-10 साल शासन किया, वहां पर बाद में लोकतंत्र की क्या कीमत रह गई वो सोच कर देखना। क्या नेहरू के पास वो करिश्मा नहीं था कि वो स्टालिन बन जाए? क्या वो टीटो बन जाए या नासिर बन जाए या सुकुर्नो बन जाए? कौन रोक सकता था नेहरू को उस समय? मगर नेहरू ने इस देश के अंदर लोकतंत्र को दिया। जो आज एक व्यक्ति कहता है ना कि हम छोटे से घर से उठकर भी हम देश की सर्वोच्च गद्दी पर बैठ सकते हैं, ये विचार इस देश के अंदर सृजन का बीज नेहरू ने ही लगाया था, वरना इस देश के अंदर वो भी तानाशाह बन सकते थे। साथियों, अंत में मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अगर नेहरू को समझना हो तो नेहरू को पढ़ना शुरू कीजिए। मैं कुछ किताबें आपको बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी है। जिस तरह एक किताब तो है नेहरू की लिखी हुई मेरी कहानी, आप इसको पढ़िए, आप नेहरू के विजन को, नेहरू की जिंदगी को समझेंगे।
अक्सर हम देखते हैं कई बार सुभाष चंद्र बोस और नेहरू का टकराव भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं रुद्राक्ष मुखर्जी। इनकी किताब है नेहरू बनाम सुभाष। आप इसको पढ़ना, काफी बेहतरीन किताब है। इसके अंदर काफी तफसील से आपको पता चलेगा कि नेहरू और सुभाष के रिश्ते क्या थे। इसके अलावा एमजे अकबर जो मोदी सरकार में पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी नेहरू पर एक बेहतरीन किताब लिखी है, वो भी मैंने पढ़ी हुई है। आप वो भी पढ़ना, आपको नेहरू के अस्तित्व का पता चलेगा। इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप के ज्ञान पर किसी पर लांछन न लगाएं, पढ़ें, समझें और विचारें। और सबसे आखिर में ये कह सकता हूँ कि वो महान लोग थे, इसलिए जो उन्होंने गलतियां की वो भी महान रही होगी। और इस देश की परंपरा है कि जो चीज हमें समझ नहीं आती, या तो हम उसे देवता बना देते हैं या हम उसे राक्षस। और आज के कालखंड में नेहरू को हम समझ नहीं पा रहे और युवा पीढ़ी राक्षस बनाकर प्रस्तुत कर रही है। जय हिंद, जय भारत।